क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी के ज्यादातर झगड़े, तनाव और बेचैनी किसी बड़ी वजह से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों से पैदा होती है। ट्रैफिक में फंस जाना, कोई आपकी बात ना माने, किसी ने जवाब देर से दिया, किसी ने आपकी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया और अचानक पूरा दिन खराब लगने लगता है। यही वो जगह है जहां ये किताब हमसे एक सीधा सवाल पूछती है, क्या ये बात 5 साल बाद भी मायने रखेगी? अगर जवाब नहीं है तो फिर आज आपकी शांति क्यों छिन रही है? डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एंड इट्स ऑल स्मॉल स्टफ सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि सोचने का एक नया तरीका है। रिचर्ड कार्लसन हमें ये समझाते हैं कि हम जीवन को मुश्किल नहीं बनाते, हम उसे मुश्किल सोच लेते हैं। हम सही साबित होने में इतना उलझ जाते हैं कि खुश रहना भूल जाते हैं। हम हर छोटी बात को दिल पर ले लेते हैं और फिर हैरान होते हैं कि मन शांत क्यों नहीं रहता। ये किताब हमें सिखाती है कैसे छोटी बातों को छोड़ना सीखा जाए, कैसे दूसरों को बदलने के बजाय खुद को समझा जाए, कैसे हर पल को लड़ाई नहीं अनुभव बनाया जाए और कैसे शांति को प्राथमिकता दी जाए। लेखक बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, जिंदगी की लगभग हर समस्या छोटी बात ही होती है, बस हम उसे बड़ा बना लेते हैं। ये किताब आपको बदलने की कोशिश नहीं करती, बल्कि आपको हल्का बना देती है। ये किताब एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरी सच्चाई से शुरू होती है। हम अपनी ज़िंदगी की ज़्यादातर परेशानियां खुद पैदा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में समस्याएं बहुत बड़ी होती हैं, बल्कि हम छोटी छोटी बातों को इतना महत्व दे देते हैं कि वे हमारे दिमाग, हमारे रिश्तों और हमारी शांति पर हावी हो जाती हैं। रिचर्ड कार्लसन बताते हैं कि इंसान का स्वभाव ऐसा हो गया है कि वो हर स्थिति में या तो सही साबित होना चाहता है या फिर नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहता है। इसी चाहत में वो हर छोटी असहमति, हर छोटी असुविधा और हर छोटी कमी को लड़ाई बना लेता है। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि तनाव बाहर से नहीं आता, वो हमारे सोचने के तरीके से पैदा होता है। एक ही परिस्थिति दो लोगों के लिए अलग अलग अनुभव बन सकती है। एक व्यक्ति उसे सहजता से स्वीकार कर लेता है, जबकि दूसरा उसी बात पर पूरे दिन परेशान रहता है। इसका कारण परिस्थिति नहीं, बल्कि दृष्टिकोण है। यही कारण है कि ये किताब परिस्थितियां बदलने पर जोर नहीं देती, बल्कि सोच बदलने पर जोर देती है। रिचर्ड कार्लसन ये भी बताते हैं कि हम भविष्य की चिंताओं और अतीत की गलतियों में इतने उलझे रहते हैं कि वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। हम मन ही मन ऐसे संवाद चलाते रहते हैं, ऐसा होना चाहिए था, वो ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और यही आंतरिक बातचीत धीरे धीरे हमें मानसिक रूप से थका देती है। ये किताब हमें सिखाती है कि इन बेकार की मानसिक लड़ाइयों को कैसे रोका जाए। लेखक के अनुसार जीवन में शांति पाने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, बल्कि ये ज़रूरी है कि हम हर बात को दिल पर लेना बंद करें। छोटी बातों को छोड़ देना कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि मानसिक समझदारी है। जब हम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, तब हमारे पास ऊर्जा बचती है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। इस किताब का मूल उद्देश्य ये समझाना है कि ज़िंदगी को सरल बनाया जा सकता है, अगर हम उसे जटिल बनाना छोड़ दें। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर सोचते हैं कि खुश रहने के लिए बड़ी सफलता, बड़ी पहचान या बड़े बदलाव चाहिए, जबकि सच्चाई ये है कि खुशी रोज़मर्रा की छोटी आदतों और छोटे निर्णयों से आती है, जैसे शांत रहना चुनना, बहस छोड़ देना, दूसरों को माफ़ कर देना और खुद पर दबाव कम करना। ये भूमिका हमें मानसिक रूप से तैयार करती है कि आगे आने वाले भागों में जो बातें कही जाएंगी वे कोई भारी दर्शन नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाई जा सकने वाली छोटी छोटी समझदारी भरी बातें हैं। लेखक हमें ये एहसास दिलाते हैं कि जब हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ छोटी बातें ही हैं, तभी जीवन अपने आप हल्का और सुंदर लगने लगता है। भाग 1, छोटी बातों को छोटा ही रहने देना सीखिए। इस भाग में रिचर्ड कार्लसन किताब के सबसे मूल और शक्तिशाली सिद्धांत को सामने रखते हैं। जिंदगी की ज़्यादातर समस्याएं वास्तव में छोटी होती हैं, लेकिन हम उन्हें अपने दिमाग में इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे हमारी शांति छीन लेती हैं। लेखक बताते हैं कि इंसान दिन भर जिन बातों पर परेशान होता है, अगर उन्हें ध्यान से देखा जाए तो उनमें से अधिकांश ऐसी होती हैं जिनका हमारे जीवन की दिशा पर कोई स्थायी असर नहीं पड़ता। फिर भी हम उन्हीं बातों पर बार बार सोचते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं और खुद को मानसिक रूप से थका लेते हैं। लेखक समझाते हैं कि हमारी बेचैनी का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम हर चीज़ को व्यक्तिगत बना लेते हैं। कोई बात हमारे अनुसार नहीं हुई, किसी ने हमारे मन मुताबिक व्यवहार नहीं किया या कोई परिस्थिति हमारी उम्मीद से अलग निकली, तो हम उसे अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेते हैं। यहीं से तनाव शुरू होता है। कार्लसन कहते हैं कि जब हम हर छोटी असुविधा को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं, तब हम शांति खो देते हैं। इसके विपरीत, अगर हम ये मान लें कि हर बात हमारी वजह से नहीं होती, तो मन अपने आप हल्का होने लगता है।
इस भाग में ये भी बताया गया है कि इंसान की आदत होती है हर स्थिति पर नियंत्रण रखने की। हम चाहते हैं कि लोग वैसे बोलें, वैसे चलें और वैसे काम करें जैसा हमें सही लगता है। जब ऐसा नहीं होता तो हम अंदर ही अंदर झुंझलाने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि नियंत्रण की यही चाह हमें परेशान करती है। जीवन स्वभाव से अनिश्चित है और जब हम हर छोटी बात को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तब हम अपने ही खिलाफ लड़ाई लड़ने लगते हैं। छोटी बातों को छोड़ देना दरअसल जीवन के प्रवाह पर भरोसा करना है। रिचर्ड कार्लसन ये भी स्पष्ट करते हैं कि छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना हमें तात्कालिक संतुष्टि तो देता है, लेकिन लंबे समय में नुकसान पहुंचाता है। हर बार गुस्सा करना, तर्क जीतने की कोशिश करना या अपनी बात मनवाना, ये सब हमारे रिश्तों में दूरी पैदा करते हैं। लेखक कहते हैं कि अक्सर सही साबित होने से ज़्यादा ज़रूरी शांत रहना होता है। जब हम ये चुनते हैं कि हमें शांति चाहिए या जीत, तो ज़िंदगी का अनुभव बदलने लगता है। इस भाग का एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि अगर हम हर दिन खुद से ये पूछना शुरू कर दें कि क्या ये बात वाकई इतनी बड़ी है, तो हमारी सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। लेखक बताते हैं कि समय के साथ हम ये समझने लगते हैं कि जिन बातों पर हम आज परेशान हैं, वही बातें कुछ समय बाद हमें याद भी नहीं रहती। फिर भी हम वर्तमान में उन्हें इतना महत्व देते हैं जैसे वही सब कुछ हो। ये आदत ही तनाव की जड़ है। भाग 1 हमें ये सिखाता है कि छोटी बातों को छोटा मानना कोई उदासीनता नहीं है, बल्कि समझदारी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम अपनी मानसिक ऊर्जा सही जगह लगाना सीख रहे हैं। जब हम छोटी बातों को छोड़ना सीखते हैं, तब हमारे पास वो ऊर्जा बचती है जिससे हम जीवन की सच में महत्वपूर्ण चीज़ों जैसे स्वास्थ्य, रिश्ते, प्रेम और संतोष पर ध्यान दे सकते हैं। लेखक अंत में ये भाव स्थापित करते हैं कि शांति बाहर से नहीं आती, वो हमारे निर्णय से आती है। जैसे ही हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन की अधिकतर परेशानियां छोटी हैं और उन्हें दिल पर लेना ज़रूरी नहीं, वैसे ही हमारा मन शांत होने लगता है। यही इस भाग का सार है। छोटी बातों को छोटा रहने दें ताकि ज़िंदगी बड़ी और सुंदर लगने लगे। भाग 2, शांति को सही साबित होने से ज़्यादा महत्व दीजिए। इस भाग में रिचर्ड कार्लसन जीवन का एक बहुत गहरा लेकिन अक्सर नज़रअंदाज किया गया सच बताते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग खुश रहने से ज़्यादा सही साबित होना चाहते हैं। लेखक समझाते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले अधिकांश झगड़े, बहसें और तनाव इसी वजह से पैदा होते हैं कि हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं, चाहे उसकी कीमत हमारी शांति ही क्यों ना हो। हम ये भूल जाते हैं कि हर तर्क जीतने के बाद भी मन अशांत रह सकता है। लेखक बताते हैं कि जब भी हम किसी चर्चा में ये सोचकर उतरते हैं कि मुझे सही साबित होना है, उसी क्षण हमारा मन तनाव की स्थिति में चला जाता है। हम सामने वाले की बात समझने के बजाय उसके जवाब की तैयारी करने लगते हैं। ये आदत धीरे धीरे हमारे रिश्तों में दूरी पैदा कर देती है। कार्लसन कहते हैं कि कई बार चुप रहना, बहस छोड़ देना और सामने वाले को उसकी बात पर रहने देना हमारे मन को कहीं ज़्यादा सुकून देता है। इस भाग में ये भी बताया गया है कि सही साबित होने की चाह हमारे अहंकार से जुड़ी होती है। जब कोई हमारी सोच से अलग बात करता है तो हमें लगता है कि वो हमें चुनौती दे रहा है। हम उस स्थिति को व्यक्तिगत हमला मान लेते हैं। लेखक समझाते हैं कि ज़्यादातर मामलों में सामने वाला व्यक्ति बस अपनी सोच व्यक्त कर रहा होता है, ना कि हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हम अपने मन में कहानी बना लेते हैं और उसी कहानी से परेशान हो जाते हैं। रिचर्ड कार्लसन ये स्पष्ट करते हैं कि शांति कोई बाहरी पुरस्कार नहीं है, बल्कि एक चुनाव है। हर परिस्थिति में हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो हम अपनी बात पर अड़े रहें या फिर शांति को चुन लें। जब हम शांति को चुनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम गलत हैं या कमज़ोर हैं, बल्कि इसका अर्थ ये होता है कि हमने अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है। लेखक उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं कि पारिवारिक जीवन में ये सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण है। पति पत्नी, माता पिता और बच्चों के बीच होने वाले ज़्यादातर विवाद छोटी बातों से शुरू होते हैं, लेकिन सही साबित होने की जिद उन्हें बड़ा बना देती है। अगर उसी समय कोई एक व्यक्ति ये तय कर ले कि वो बहस नहीं करेगा, तो पूरा माहौल बदल सकता है। एक छोटा सा निर्णय बड़े तनाव को रोक सकता है। इस भाग का एक और महत्वपूर्ण संदेश ये है कि जब हम हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं, तब हमें ये एहसास होता है कि बहुत सी बातें अपने आप ही महत्व खो देती हैं। जिन मुद्दों पर हम बहस करना चाहते थे, वे कुछ समय बाद हमें खुद ही बेकार लगने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि समय अक्सर हमारे पक्ष में होता है, बस हमें उसे मौका देना होता है।
अंत में रिचर्ड कार्लसन ये निष्कर्ष देते हैं कि जीवन में सच्ची समझदारी ये जानने में है कि कहाँ बोलना है और कहाँ छोड़ देना है। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती और हर तर्क जीतना ज़रूरी नहीं होता। जब हम ये सीख लेते हैं कि शांति सही साबित होने से ज़्यादा मूल्यवान है, तब जिंदगी अपने आप सरल और संतुलित होने लगती है। यही इस भाग का मूल संदेश है। शांति को चुनिए, क्योंकि वही असली जीत है। भाग 3, वर्तमान पल को पूरी तरह जीना सीखिए। इस भाग में रिचर्ड कार्लसन जीवन की एक ऐसी सच्चाई पर ध्यान दिलाते हैं जिसे हम जानते तो हैं लेकिन अपनाते नहीं। हमारा अधिकांश दुख वर्तमान में नहीं बल्कि अतीत और भविष्य में जीने की वजह से होता है। लेखक बताते हैं कि इंसान का दिमाग या तो बीती हुई बातों को दोहराता रहता है या आने वाले समय की कल्पनाओं में उलझा रहता है। इसी आदत के कारण हम उस पल को महसूस ही नहीं कर पाते जिसमें हम सच में जिंदा हैं। लेखक समझाते हैं कि अतीत बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम उसे बार बार याद करके खुद को सजा देते रहते हैं। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अगर मैंने तब ये किया होता, काश वो गलती ना हुई होती। ऐसे विचार हमारे मन में लगातार चलते रहते हैं। ये विचार हमें कुछ सिखाते नहीं बल्कि हमारी ऊर्जा छीन लेते हैं। इसी तरह भविष्य को लेकर हमारी चिंताएं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, लोग क्या सोचेंगे, हमें डर और बेचैनी में डाल देती हैं। लेखक कहते हैं कि दुख की जड़ यही है कि हम उस जगह जी रहे होते हैं जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। रिचर्ड कार्लसन ये स्पष्ट करते हैं कि शांति केवल वर्तमान में ही मिल सकती है। जब हम अपना पूरा ध्यान उस काम पर लगाते हैं जो हम इस समय कर रहे हैं, तो मन अपने आप शांत होने लगता है। चाहे वो खाना खाना हो, किसी से बात करना हो, चलना हो या बस सांस लेना हो। अगर हम पूरी चेतना के साथ उस पल में मौजूद हों तो तनाव कम होने लगता है। लेखक इसे मानसिक अनुशासन कहते हैं, जो अभ्यास से विकसित होता है। इस भाग में ये भी बताया गया है कि हम अक्सर एक काम करते हुए दूसरा सोचते रहते हैं। शरीर एक जगह होता है और मन कहीं और। इसका परिणाम ये होता है कि ना तो हम काम का आनंद ले पाते हैं और ना ही मन को सुकून मिलता है। लेखक कहते हैं कि जब हम वर्तमान में होते हैं तो साधारण से साधारण अनुभव भी गहरा और संतोषजनक बन जाता है। वर्तमान पल में रहना हमें जीवन के साथ जोड़ता है। लेखक उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं कि वर्तमान में रहने से रिश्ते भी बेहतर होते हैं। जब हम किसी से बात करते समय पूरी तरह उपस्थित होते हैं, बिना मन में जवाब तैयार किए, बिना ध्यान भटकाए, तो सामने वाला खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है। इससे संवाद गहरा होता है और गलतफहमियां कम होती हैं। ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इस भाग का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि वर्तमान को अपनाने से डर अपने आप कम होने लगता है। भविष्य की चिंताएं तभी परेशान करती हैं जब हम उन्हें आज में खींच लाते हैं, लेकिन जब हम खुद से कहते हैं कि अभी इस पल में सब ठीक है, तो मन को एक स्थिर आधार मिल जाता है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी को संभालने के लिए हमें पूरे भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस पल को ठीक से जीना काफी है। अंत में रिचर्ड कार्लसन ये निष्कर्ष देते हैं कि वर्तमान में रहना कोई दर्शन नहीं बल्कि रोजमर्रा की आदत है। जब हम बार बार अपने मन को वर्तमान में वापस लाना सीख लेते हैं, तब जिंदगी अपने आप सरल, हल्की और शांत महसूस होने लगती है। यही इस भाग का सार है। जो पल हाथ में है उसी को पूरी तरह जिए, क्योंकि शांति वहीं मिलती है। भाग 4, अपनी आंतरिक आवाज को शांत करना सीखिए। इस भाग में रिचर्ड कार्लसन उस अदृश्य लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाले कारण पर ध्यान देते हैं जो हमारे तनाव की जड़ होता है, हमारी अपनी आंतरिक बातचीत। लेखक बताते हैं कि इंसान दिन भर बाहर की दुनिया से कम और अपने दिमाग से ज्यादा लड़ता रहता है। हमारे मन में लगातार विचार चलते रहते हैं, आलोचना, तुलना, शिकायत, डर और आशंकाएं, और हम बिना रुके उन्हें सच मान लेते हैं। यही अनियंत्रित आंतरिक आवाज हमारी शांति छीन लेती है। लेखक समझाते हैं कि समस्या ये नहीं है कि हमारे मन में विचार आते हैं, समस्या ये है कि हम हर विचार को पकड़ लेते हैं और उससे जुड़ जाते हैं। कोई नकारात्मक विचार आया और हमने मान लिया कि वही सच्चाई है, यहीं से बेचैनी शुरू हो जाती है। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि विचार सिर्फ विचार होते हैं, वे आदेश नहीं होते। अगर हम उन्हें जाने देना सीख लें तो मन अपने आप हल्का होने लगता है। इस भाग में ये भी बताया गया है कि हम अपने आप से बहुत कठोर व्यवहार करते हैं। जिस तरह की भाषा हम अपने दिमाग में अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, वही भाषा अगर हम किसी दोस्त से बोलें तो शायद वो दोस्ती ही टूट जाए। लेखक कहते हैं कि आत्मालोचना हमें बेहतर नहीं बनाती बल्कि हमें कमज़ोर करती है। जब हम खुद से दया और समझ के साथ बात करना सीखते हैं, तभी अंदर की अशांति कम होती है। रिचर्ड कार्लसन ये स्पष्ट करते हैं कि आंतरिक शांति पाने के लिए विचारों को रोकना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनके साथ बहना बंद करना ज़रूरी है। जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते रहते हैं। अगर हम हर बादल को पकड़कर नहीं रखते तो आसमान साफ ही रहता है। यही दृष्टिकोण हमें अपने मन के साथ अपनाना चाहिए।
लेखक उदाहरण देकर समझाते हैं कि जब कोई परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं होती तो हमारा दिमाग तुरंत कहानी बनाना शुरू कर देता है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, लोग मुझे समझते नहीं, मैं कभी ठीक नहीं कर पाऊंगा। ये कहानियां हमें सच्ची लगने लगती हैं और हम उसी भाव में जीने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि जैसे ही हम इन कहानियों को पहचान लेते हैं, उनका प्रभाव कम होने लगता है। इस भाग का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि मौन और ठहराव हमारी सबसे बड़ी दवा हो सकते हैं। जब हम कुछ समय के लिए खुद को शांत बैठने देते हैं, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी सोच के, तो मन स्वाभाविक रूप से संतुलन में लौट आता है। लेखक बताते हैं कि शांति हमारी प्राकृतिक अवस्था है, हमें उसे बनाना नहीं पड़ता, सिर्फ बाधाएं हटानी पड़ती हैं। अंत में रिचर्ड कार्लसन ये निष्कर्ष देते हैं कि अगर हम अपनी आंतरिक आवाज़ को नियंत्रित नहीं कर सकते तो कम से कम उसे हर समय गंभीरता से लेना बंद कर सकते हैं। जैसे ही हम ये समझ लेते हैं कि हर विचार सच नहीं होता, वैसे ही हमारी पकड़ ढीली होने लगती है और जीवन अधिक सहज महसूस होने लगता है। यही इस भाग का सार है। मन की आवाज़ को सुनिए, लेकिन उसे अपनी जीवन का संचालक मत बनने दीजिए। भाग 5, दूसरों को वैसे ही स्वीकार करना सीखिए जैसे वे हैं। इस भाग में रिचर्ड कार्लसन एक ऐसी आदत पर रोशनी डालते हैं जो हमारे ज़्यादातर तनाव और निराशा की वजह बनती है, दूसरों को बदलने की कोशिश। लेखक बताते हैं कि हम अक्सर ये उम्मीद रखते हैं कि लोग हमारी सोच के अनुसार व्यवहार करें, हमारी उम्मीदों पर खरे उतरें और चीज़ों को उसी तरह देखें जैसे हम देखते हैं। जब ऐसा नहीं होता तो हमें गुस्सा, निराशा और असंतोष महसूस होता है। यही असंतोष धीरे धीरे हमारे मन की शांति को खत्म कर देता है। लेखक समझाते हैं कि हर इंसान अपनी परवरिश, अनुभवों, डर और सोच के आधार पर व्यवहार करता है। फिर भी हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी उम्मीदों के सांचे में फिट हो जाए। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि ये चाह ही हमारे दुख की जड़ है। समस्या दूसरे लोग नहीं है, समस्या हमारी वो अपेक्षा है जो हम उनसे बिना बताए रखते हैं। इस भाग में ये भी बताया गया है कि जब हम किसी को बदलने की कोशिश करते हैं तो हम अनजाने में उसे ये संदेश देते हैं कि वो जैसा है वैसा पर्याप्त नहीं है। इससे रिश्तों में दूरी पैदा होती है। लेखक कहते हैं कि स्वीकृति का मतलब ये नहीं है कि हम हर गलत व्यवहार को सही मान लें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम ये समझ लें कि हर इंसान अपनी सीमाओं के साथ आता है। जब हम ये समझ लेते हैं तो हमारे भीतर की लड़ाई खत्म होने लगती है। रिचर्ड कार्लसन ये स्पष्ट करते हैं कि लोगों से कम अपेक्षा रखना और उन्हें ज़्यादा स्वीकार करना मानसिक शांति का एक बहुत बड़ा सूत्र है। जब हम ये मान लेते हैं कि लोग हमेशा हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलेंगे, तब हमें बार बार निराश नहीं होना पड़ता। ये दृष्टिकोण हमें भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बनाता है। लेखक उदाहरणों के जरिए बताते हैं कि पारिवारिक और कार्यस्थल के रिश्तों में ये सिद्धांत कितना उपयोगी है। जब हम हर छोटी बात पर सामने वाले को सुधारने लगते हैं तो संबंध बोझिल हो जाते हैं, लेकिन जब हम कुछ बातों को छोड़ देना सीख लेते हैं तो रिश्तों में सहजता आ जाती है। कई बार चुप रहना और स्वीकार करना लंबे भाषणों से ज़्यादा असरदार होता है। इस भाग का एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि दूसरों को स्वीकार करने से पहले हमें खुद को स्वीकार करना सीखना पड़ता है। जब हम खुद के प्रति कठोर होते हैं तो वही कठोरता हम दूसरों पर भी थोपते हैं। लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे हम खुद के प्रति दयालु होते जाते हैं, वैसे वैसे दूसरों के प्रति भी हमारा रवैया नरम होता जाता है। अंत में रिचर्ड कार्लसन ये निष्कर्ष देते हैं कि शांति तब आती है जब हम ये मान लेते हैं कि हर किसी का रास्ता अलग है। हमें हर किसी को अपने रास्ते पर चलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम लोगों को वैसे ही स्वीकार करना सीख लेते हैं जैसे वे हैं, हमारा मन हल्का हो जाता है और जीवन में संघर्ष की जगह समझ और शांति आ जाती है। यही इस भाग का सार है। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़िए, खुद को शांत रखना सीखिए। भाग 6, नियंत्रण छोड़ना और जीवन पर भरोसा करना सीखिए। इस भाग में रिचर्ड कार्लसन उस आदत की गहराई से चर्चा करते हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा थका देती है, हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश। लेखक बताते हैं कि हम ये मानकर चलते हैं कि अगर सब कुछ हमारी योजना के अनुसार होगा तभी हम सुरक्षित और खुश रह पाएंगे। लेकिन जीवन स्वभाव से ही अनिश्चित है। जब हमें सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, तब हर छोटी बाधा हमें परेशान करने लगती है। लेखक समझाते हैं कि नियंत्रण की चाह दरअसल डर से पैदा होती है। डर कि अगर हमने चीज़ों को संभाला नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। इसी डर के कारण हम लोगों के व्यवहार, परिस्थितियों और भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हैं। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि ये एक अंतहीन संघर्ष है, क्योंकि जीवन कभी पूरी तरह हमारे वश में नहीं हो सकता। जितना ज़्यादा हम पकड़ बनाते हैं, उतना ही तनाव बढ़ता है। इस भाग में ये भी बताया गया है कि नियंत्रण छोड़ने का मतलब लापरवाह होना नहीं है।
लेखक स्पष्ट करते हैं कि जिम्मेदारी और नियंत्रण में फर्क होता है। जिम्मेदारी का अर्थ है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना और नियंत्रण छोड़ने का अर्थ है परिणाम को लेकर अनावश्यक चिंता न करना। जब हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं और परिणाम को जीवन पर छोड़ देते हैं, तब मन हल्का रहता है। रिचर्ड कार्लसन उदाहरण देकर बताते हैं कि बहुत सी परेशानियां इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि हम भविष्य की हर स्थिति का अनुमान लगाकर आज ही परेशान होने लगते हैं। हम सोचते रहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। लेखक कहते हैं कि ज़्यादातर आशंकाएं कभी सच होती ही नहीं, लेकिन हम उन्हें सच मानकर आज का सुकून खो देते हैं। लेखक ये भी समझाते हैं कि जब हम नियंत्रण छोड़ना सीखते हैं तो हमारे अंदर भरोसा पैदा होता है। जीवन पर भरोसा, खुद पर भरोसा और परिस्थितियों पर भरोसा। ये भरोसा हमें मानसिक मजबूती देता है। जब हम ये मान लेते हैं कि हर चीज़ हमारे पक्ष में न भी हो तब भी हम संभाल लेंगे, तो डर अपने आप कम होने लगता है। इस भाग का एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि नियंत्रण छोड़ने से रिश्ते भी बेहतर होते हैं। जब हम सामने वाले से ये उम्मीद छोड़ देते हैं कि वो हमारे अनुसार बदले, तो रिश्तों में सहजता आ जाती है। लोग हमारे साथ अधिक स्वाभाविक महसूस करते हैं और हम भी उनके साथ ज़्यादा शांत रहते हैं। ये शांति किसी नियम से नहीं, बल्कि स्वीकार से आती है। अंत में रिचर्ड कार्लसन ये निष्कर्ष देते हैं कि जीवन के प्रवाह के साथ चलना ही समझदारी है। जब हम हर मोड़ पर लड़ना छोड़ देते हैं और ये मान लेते हैं कि सब कुछ अभी समझ में आना ज़रूरी नहीं, तब भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। यही इस भाग का सार है। सब कुछ अपने वश में रखने की कोशिश छोड़िए, जीवन पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि शांति वहीं से शुरू होती है। भाग 7, धैर्य को अपना स्वभाव बनाइए। इस भाग में रिचर्ड कार्लसन उस गुण पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसकी कमी हमारी जिंदगी को लगातार अशांत बनाए रखती है, धैर्य। लेखक बताते हैं कि आज का इंसान जल्दी में जी रहा है। उसे हर काम तुरंत चाहिए, हर परिणाम अभी चाहिए और हर व्यक्ति उसकी गति के अनुसार चले, ऐसी उम्मीद वो अनजाने में पाल लेता है। जब जीवन उसकी इस जल्दी के साथ नहीं चलता तो झुंझलाहट, गुस्सा और तनाव पैदा हो जाता है। लेखक समझाते हैं कि अधीरता केवल बाहरी व्यवहार नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर चलने वाली बेचैनी का संकेत है। हम ट्रैफिक में फंसते ही परेशान हो जाते हैं, लाइन में खड़े होने से चिढ़ने लगते हैं और किसी के जवाब में थोड़ी देर हो जाए तो मन खिन्न हो जाता है। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि ये सभी स्थितियां हमें कुछ सिखाने आती हैं और वो है धैर्य, लेकिन हम सीखने के बजाय लड़ने लगते हैं। इस भाग में ये भी बताया गया है कि धैर्य का अर्थ निष्क्रिय रहना नहीं है, बल्कि शांत मन से परिस्थितियों को स्वीकार करना है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि जब हम धैर्य रखते हैं तो हमारी सोच साफ रहती है और निर्णय बेहतर होते हैं। इसके विपरीत अधीरता में लिया गया हर निर्णय हमें बाद में पछतावे की ओर ले जाता है। धैर्य हमें प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सिखाता है। रिचर्ड कार्लसन उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं कि धैर्य का अभ्यास रोज़मर्रा की छोटी स्थितियों से शुरू होता है। जब कोई काम हमारी योजना के अनुसार ना हो, तब खुद से कहना कि ये भी ठीक है, ये एक छोटा लेकिन शक्तिशाली कदम है। लेखक कहते हैं कि जीवन हमें बार बार धीमा होने के अवसर देता है, लेकिन हम उन्हें बाधा समझ लेते हैं। अगर हम इन्हें अभ्यास की तरह देखें तो हमारा स्वभाव धीरे धीरे शांत होने लगता है। इस भाग में ये भी समझाया गया है कि धैर्य रखने से हमारे रिश्ते गहरे होते हैं। जब हम लोगों को अपनी गति से चलने देते हैं, उनकी गलतियों को सहन करना सीखते हैं और उन्हें समय देते हैं, तो संबंधों में तनाव कम होता है। लेखक कहते हैं कि अधीर व्यक्ति हमेशा दूसरों को दोष देता है, जबकि धैर्यवान व्यक्ति परिस्थितियों को समझने की कोशिश करता है। लेखक ये भी बताते हैं कि धैर्य हमें वर्तमान में टिके रहने में मदद करता है। अधीरता हमेशा भविष्य की ओर भागती है, अगला कदम, अगला परिणाम, अगली सफलता। लेकिन धैर्य हमें ये सिखाता है कि जो चल रहा है वही पर्याप्त है। जब हम इस भाव को अपनाते हैं तो मन की बेचैनी अपने आप कम होने लगती है। अंत में रिचर्ड कार्लसन ये निष्कर्ष देते हैं कि धैर्य कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि अभ्यास से विकसित होने वाली आदत है। जैसे जैसे हम छोटी छोटी बातों में धैर्य रखना सीखते हैं, वैसे वैसे हमारा पूरा जीवन अधिक संतुलित और शांत होने लगता है। यही इस भाग का सार है। जल्दी छोड़िए, धैर्य अपनाइए, क्योंकि शांति उसी के साथ आती है। भाग 8, छोटी छोटी दयालुता को जीवन का हिस्सा बनाइए। इस भाग में रिचर्ड कार्लसन बताते हैं कि दयालुता कोई बड़ी क्रांति नहीं, बल्कि रोजमर्रा का छोटा सा चुनाव है जो हमारी और दूसरों की जिंदगी को गहराई से बदल सकता है। लेखक समझाते हैं कि हम अक्सर सोचते हैं कि शांत और अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, जबकि सच्चाई ये है कि छोटे छोटे दयालु व्यवहार ही भीतर की अशांति को सबसे पहले खत्म करते हैं। लेखक कहते हैं कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ खुद पर होता है, मेरी समस्या, मेरी परेशानी, मेरी तकलीफ।
लेकिन जैसे ही हम किसी और के लिए थोड़ा सा भी अच्छा करते हैं, हमारा ध्यान खुद से हट जाता है और मन हल्का होने लगता है। ये कोई त्याग नहीं, बल्कि मानसिक राहत है। दयालुता हमें हमारे ही विचारों के जाल से बाहर निकालती है। इस भाग में ये भी बताया गया है कि दयालुता का मतलब हमेशा बड़े काम करना नहीं होता। किसी को ध्यान से सुन लेना, बिना कारण मुस्कुरा देना, किसी की गलती को नज़रअंदाज कर देना, किसी को रास्ता दे देना, ये सभी छोटे काम हैं, लेकिन इनका असर गहरा होता है। रिचर्ड कार्लसन बताते हैं कि ये छोटे निर्णय हमारे भीतर शांति पैदा करते हैं, क्योंकि ये अहंकार को पीछे छोड़ते हैं। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि जब हम दयालु होते हैं तो इसका सबसे पहला लाभ हमें ही मिलता है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन और शिकायत की भावना धीरे धीरे कम होने लगती है। दयालु व्यक्ति हर बात को लड़ाई नहीं बनाता, इसीलिए उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत रहता है। लेखक कहते हैं कि शांति कोई अलग लक्ष्य नहीं है, वो दयालुता का स्वाभाविक परिणाम है। इस भाग में ये भी समझाया गया है कि दयालुता का मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम हर बात सहते रहें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम बिना कटुता और बिना द्वेष के व्यवहार करना सीखें। जब हम अपनी बात भी शांत तरीके से रखते हैं और सामने वाले की गरिमा बनाए रखते हैं, तो भीतर कोई बोझ नहीं रहता। रिचर्ड कार्लसन उदाहरण देते हैं कि कैसे दयालुता रिश्तों को ठीक कर सकती है। कई बार शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार से तनाव कम होता है। जब हम प्रतिक्रिया देने के बजाय समझ दिखाते हैं, तो सामने वाला भी नरम पड़ने लगता है। ये एक चुपचाप काम करने वाला सिद्धांत है, लेकिन बहुत प्रभावशाली है। अंत में लेखक ये निष्कर्ष देते हैं कि दयालुता को आदत बनाना जीवन को सरल बनाने का सबसे आसान तरीका है। जब हम रोज ये तय करते हैं कि हम थोड़े और नरम, थोड़े और समझदार और थोड़े और मानवीय बनेंगे, तो जीवन अपने आप हल्का महसूस होने लगता है। यही इस भाग का सार है। छोटी छोटी दयालुता अपनाइए, क्योंकि वही भीतर की शांति को जन्म देती है। भाग 9, अपनी अपेक्षाएं कम कीजिए, शांति अपने आप बढ़ेगी। इस भाग में रिचर्ड कार्लसन उस अदृश्य बोझ की बात करते हैं जो हमें भीतर ही भीतर थका देता है, अत्यधिक अपेक्षाएं। लेखक बताते हैं कि हम जीवन, लोगों और परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांध लेते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी सोच के अनुसार हो, लोग हमें समझें, हालात हमारे पक्ष में हों और मेहनत का फल तुरंत मिले। जब ऐसा नहीं होता तो निराशा जन्म लेती है और वही निराशा तनाव में बदल जाती है। लेखक समझाते हैं कि अपेक्षाएं अपने आप में गलत नहीं हैं, लेकिन जब वे कठोर और जिद्दी हो जाती हैं, तब वे हमारी शांति छीन लेती हैं। हम बिना बताए दूसरों से उम्मीद कर लेते हैं और फिर उनके पूरे ना होने पर दुखी होते हैं। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि अक्सर समस्या लोगों में नहीं, बल्कि हमारी उन उम्मीदों में होती है जिनके बारे में सामने वाले को पता ही नहीं होता। इस भाग में ये भी बताया गया है कि अपेक्षाएं हमें वर्तमान से दूर ले जाती हैं। हम जो हैं उसे देखने के बजाय इस पर अटक जाते हैं कि क्या होना चाहिए था। यही तुलना हमें असंतुष्ट बनाती है। लेखक बताते हैं कि जब हम जैसा होना चाहिए की जगह जैसा है को स्वीकार करना सीख लेते हैं, तो मन अपने आप हल्का होने लगता है। रिचर्ड कार्लसन ये स्पष्ट करते हैं कि अपेक्षाएं कम करने का मतलब जीवन से उम्मीद छोड़ देना नहीं है, बल्कि लचीला होना है। जब हम ये मान लेते हैं कि हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, हर व्यक्ति हमारी सोच से मेल नहीं खाएगा और हर प्रयास का परिणाम हमारी योजना के अनुसार नहीं आएगा, तब हम मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। ये तैयारी हमें टूटने से बचाती है। लेखक उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं कि रिश्तों में अपेक्षाएं सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे मन की बात समझ ले, हमारे मूड के अनुसार व्यवहार करे और हमारी ज़रूरतों को प्राथमिकता दे। जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर हम ये जिम्मेदारी खुद लें कि हमें क्या चाहिए और उसे स्पष्ट करें या फिर उसे छोड़ दें, तो रिश्ते अधिक सहज हो जाते हैं। इस भाग में ये भी समझाया गया है कि कम अपेक्षाएं रखने से हम छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने लगते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करते तो जीवन की साधारण चीज़ें भी सुख देने लगती हैं। लेखक कहते हैं कि संतोष उसी जगह पैदा होता है जहां अपेक्षाएं नरम होती हैं। अंत में रिचर्ड कार्लसन ये निष्कर्ष देते हैं कि अपेक्षाएं कम करना हार मानना नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी है। जब हम जीवन को उसकी गति से चलने देते हैं और हर चीज़ से परफेक्शन की मांग छोड़ देते हैं, तब भीतर एक स्थायी शांति जन्म लेती है। यही इस भाग का सार है। अपेक्षाएं हल्की कीजिए ताकि जीवन भारी ना लगे। भाग 10, तुलना करना छोड़िए, अपना जीवन अपनाइए। इस भाग में रिचर्ड कार्लसन उस आदत को उजागर करते हैं जो इंसान की खुशी को सबसे चुपचाप खा जाती है।
तुलना। लेखक बताते हैं कि हम जाने अनजाने हर समय खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। कोई हमसे ज़्यादा सफल दिखता है, कोई ज़्यादा खुश, कोई ज़्यादा आगे, और हम अपने जीवन को कमतर समझने लगते हैं। यही तुलना भीतर असंतोष और बेचैनी पैदा करती है। लेखक समझाते हैं कि तुलना की समस्या ये नहीं है कि हम दूसरों को देखते हैं, बल्कि ये है कि हम खुद को उनके जीवन के अधूरे सच से तौलते हैं। हम सामने वाले की सफलता देखते हैं लेकिन उसके संघर्ष नहीं देखते। हम उसकी मुस्कान देखते हैं लेकिन उसके भीतर की परेशानियां नहीं देखते। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि तुलना हमेशा अधूरी जानकारी पर आधारित होती है, इसलिए उसका परिणाम भी हमेशा गलत होता है। इस भाग में ये भी बताया गया है कि तुलना हमें वर्तमान से दूर कर देती है। हम जो हैं और जो हमारे पास है उस पर ध्यान देने के बजाय हम इस बात पर अटक जाते हैं कि दूसरों के पास क्या है। लेखक कहते हैं कि यही आदत हमें कृतज्ञता से दूर और शिकायत के करीब ले जाती है। जब हम तुलना करते हैं तो चाहे हमारे पास कितना भी हो, हमें हमेशा कुछ ना कुछ कम ही लगता है। रिचर्ड कार्लसन ये स्पष्ट करते हैं कि हर इंसान का जीवन अलग होता है, उसकी यात्रा अलग होती है और उसकी गति अलग होती है। किसी और की राह को देखकर अपनी दिशा तय करना खुद के साथ अन्याय है। लेखक कहते हैं कि जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा जीवन हमें जैसा मिला है वो हमारे लिए ही सही है, तभी भीतर संतोष पैदा होता है। लेखक उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं कि तुलना रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाती है। जब हम अपने साथी, बच्चों या दोस्तों की तुलना दूसरों से करने लगते हैं तो हम अनजाने में उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। इसी तरह जब हम खुद की तुलना करते हैं तो हम अपने ही मूल्य को कम आंकने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि तुलना प्रेम के विपरीत दिशा में ले जाती है। इस भाग में यह भी समझाया गया है कि तुलना छोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है कृतज्ञता। जब हम रोज ये देखना शुरू करते हैं कि हमारे जीवन में क्या अच्छा है तो तुलना अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। लेखक बताते हैं कि कृतज्ञ व्यक्ति को दूसरों की उपलब्धियां चुभती नहीं है, क्योंकि वो अपने जीवन से संतुष्ट होता है। अंत में रिचर्ड कार्लसन ये निष्कर्ष देते हैं कि शांति तब आती है जब हम ये मान लेते हैं कि हमें किसी और जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जीवन, हमारी परिस्थितियां और हमारी गति सब पर्याप्त हैं। जैसे ही हम तुलना छोड़कर अपने जीवन को अपनाते हैं, भीतर एक स्थिर और सच्ची खुशी जन्म लेती है। यही इस भाग का सार है। दूसरों की जिंदगी मत जिए, अपनी जिंदगी को पूरे मन से स्वीकार कीजिए। भाग 11, कृतज्ञता को रोज की आदत बनाइए। इस भाग में रिचर्ड कार्लसन उस सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली अभ्यास पर जोर देते हैं जो मन की दिशा ही बदल देता है, कृतज्ञता। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग स्वभाव से ही कमी खोजने की ओर झुका होता है। क्या नहीं है, क्या गलत है, क्या बेहतर हो सकता था, इन सवालों में उलझकर हम वो सब देखना भूल जाते हैं जो पहले से हमारे पास मौजूद है। यही आदत असंतोष और तनाव को जन्म देती है। लेखक समझाते हैं कि कृतज्ञता कोई भावुक विचार नहीं, बल्कि देखने का एक तरीका है। जब हम जानबूझकर ये देखना शुरू करते हैं कि हमारे जीवन में क्या अच्छा चल रहा है, तो हमारा ध्यान समस्या से हटकर समाधान की ओर चला जाता है। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि एक ही परिस्थिति में दो लोग रह सकते हैं, एक दुखी और दूसरा संतुष्ट, और अंतर सिर्फ इस बात का होता है कि वे किस पर ध्यान दे रहे हैं। इस भाग में ये भी बताया गया है कि कृतज्ञता वर्तमान में टिके रहने में मदद करती है। जब हम आभारी होते हैं तो हम इस पल में मौजूद चीज़ों को पहचानते हैं, स्वास्थ्य, संबंध, अवसर, साधारण सुख। लेखक बताते हैं कि कृतज्ञता भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे के बीच एक पुल का काम करती है और हमें अभी में वापस ले आती है। रिचर्ड कार्लसन ये स्पष्ट करते हैं कि कृतज्ञता किसी बड़ी उपलब्धि की मोहताज नहीं है। इसके लिए जीवन का परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं। छोटे छोटे कारण, एक सुरक्षित दिन, किसी की मदद, शांत शाम, सीखने का अवसर, इन सब के लिए आभार जताया जा सकता है। लेखक कहते हैं कि जब हम हर दिन कुछ क्षण आभार में बिताते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शिकायत छोड़ देता है। लेखक उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं कि कृतज्ञता रिश्तों को कैसे बदल देती है। जब हम लोगों की कमियों पर ध्यान देने के बजाय उनके प्रयासों और अच्छाइयों को पहचानते हैं तो हमारे भीतर कठोरता कम होती है। आभार व्यक्त करने से सामने वाला भी सम्मानित महसूस करता है और संबंधों में गर्माहट आती है। ये एक सरल अभ्यास है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। रिचर्ड कार्लसन ये स्पष्ट करते हैं कि जब हम ये समझ लेते हैं कि दुनिया हमारे इर्द गिर्द नहीं घूमती, तब मन को बहुत राहत मिलती है। लोग जैसा व्यवहार करते हैं उसका अधिकांश हिस्सा उनके अपने अंदर चल रही कहानी से जुड़ा होता है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें हर बात का जवाब देने या हर व्यवहार से आहत होने की ज़रूरत नहीं रहती। लेखक उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं कि कार्यस्थल और रिश्तों में ये सिद्धांत कितना उपयोगी है। अगर कोई आपकी मेहनत को ना पहचाने या आपकी बात से सहमत ना हो तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं। लेखक कहते हैं कि हर असहमति को अस्वीकृति मान लेना खुद के साथ अन्याय है।
जब हम इस अंतर को समझ लेते हैं तो आत्मविश्वास स्थिर रहने लगता है। इस भाग में ये भी समझाया गया है कि चीज़ों को व्यक्तिगत न लेने से हम भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। तब हमारी शांति दूसरों के मूड या शब्दों पर निर्भर नहीं रहती। हम ये चुन सकते हैं कि हमें कब प्रतिक्रिया देनी है और कब नहीं। ये चुनाव हमें मानसिक ताकत देता है। अंत में रिचर्ड कार्लसन ये निष्कर्ष देते हैं कि जब हम हर बात को दिल पर लेना छोड़ देते हैं तब जीवन बहुत हल्का महसूस होने लगता है। हम लोगों को उनकी सीमाओं के साथ स्वीकार कर पाते हैं और खुद को अनावश्यक दर्द से बचा लेते हैं। यही इस भाग का सार है। हर व्यवहार को अपने मूल्य से मत जोड़िए, क्योंकि आपकी शांति दूसरों की प्रतिक्रियाओं से कहीं ज़्यादा कीमती है। इस भाग में ये भी समझाया गया है कि कृतज्ञता हमें कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रखती है। लेखक कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि हम दर्द या समस्या को नकार दें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम समस्या के साथ साथ उन चीज़ों को भी देखें जो हमें संभाले हुए हैं। ये दृष्टिकोण हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। अंत में रिचर्ड कार्लसन ये निष्कर्ष देते हैं कि कृतज्ञता एक अभ्यास है जो समय के साथ स्वभाव बन जाता है। जब हम रोज अपने जीवन में मौजूद अच्छाइयों को पहचानना सीख लेते हैं, तब असंतोष अपने आप पीछे हटने लगता है और शांति स्वाभाविक रूप से भीतर बसने लगती है। यही इस भाग का सार है। जो है उसके लिए आभारी बनिए, क्योंकि संतोष वहीं से जन्म लेता है। भाग 12, हर चीज को व्यक्तिगत रूप से लेना छोड़िए। इस भाग में रिचर्ड कार्लसन उस आदत को समझाते हैं जो हमारे मन को सबसे ज्यादा आहत करती है, हर बात को अपने ऊपर ले लेना। लेखक बताते हैं कि हम अक्सर लोगों के शब्दों, व्यवहार और फैसलों को अपनी कीमत से जोड़ लेते हैं। कोई रूखा बोल दे, कोई अनदेखा कर दे, कोई हमारी उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया ना दे, और हम मान लेते हैं कि इसमें हमारी ही कोई कमी है। यही सोच भीतर दर्द और असुरक्षा पैदा करती है। लेखक समझाते हैं कि अधिकांश मामलों में लोगों का व्यवहार उनके अपने मन की स्थिति, उनकी परेशानियों और उनके अनुभवों का परिणाम होता है, ना कि हमारे मूल्य का प्रतिबिंब। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा है तो वो पूरी दुनिया से चिड़चिड़ा होता है, सिर्फ हमसे नहीं। लेकिन हम उस व्यवहार को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेते हैं और खुद को चोट पहुंचाते हैं। इस भाग में ये भी बताया गया है कि हर बात को व्यक्तिगत लेने की आदत हमें लगातार सतर्क और तनावग्रस्त बनाए रखती है। हम हर शब्द के पीछे छिपा अर्थ खोजने लगते हैं, हर व्यवहार का विश्लेषण करने लगते हैं और हर प्रतिक्रिया से खुद के बारे में निष्कर्ष निकालने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि ये मानसिक थकान का एक बड़ा कारण है, क्योंकि हम बिना वजह खुद पर बोझ डाल लेते हैं। भाग 13, अपूर्णता को स्वीकार करना सीखिए। इस भाग में रिचर्ड कार्लसन जीवन की उस सच्चाई को सामने रखते हैं जिससे हम अक्सर भागते रहते हैं। जीवन और इंसान दोनों ही अपूर्ण हैं। लेखक बताते हैं कि हम अपने लिए, दूसरों के लिए और परिस्थितियों के लिए एक आदर्श तस्वीर बना लेते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ सही समय पर हो, सही तरीके से हो और बिना किसी गलती के हो। जब यह आदर्श टूटता है तो निराशा, गुस्सा और तनाव जन्म लेते हैं। लेखक समझाते हैं कि परफेक्शन की चाह हमारे मन को कभी संतुष्ट नहीं होने देती। जैसे ही एक चीज़ ठीक होती है, हमें उसमें भी कमी दिखने लगती है। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि ये आदत हमें वर्तमान की शांति से दूर कर देती है, क्योंकि हम हमेशा बेहतर की तलाश में रहते हैं। लेकिन जीवन बेहतर नहीं, जैसा है उसी में घटित होता है। इस भाग में ये भी बताया गया है कि जब हम खुद से परफेक्ट होने की उम्मीद रखते हैं तो हम अपने प्रति कठोर हो जाते हैं। छोटी सी गलती पर खुद को दोष देना, बार बार अपने फैसलों पर शक करना और दूसरों से तुलना करना, ये सभी परफेक्शन की सोच से पैदा होते हैं। लेखक कहते हैं कि ये कठोरता हमें आगे नहीं बढ़ाती, बल्कि हमें भीतर से तोड़ती है। रिचर्ड कार्लसन ये स्पष्ट करते हैं कि अपूर्णता को स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका अर्थ ये है कि हम ये समझ लें कि गलती करना सीखना और फिर आगे बढ़ना जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, तब हम खुद को ज़्यादा आज़ादी देते हैं, सोचने की, सीखने की और जीने की। लेखक उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं कि रिश्तों में परफेक्शन की उम्मीद सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। हम चाहते हैं कि सामने वाला कभी गलत ना बोले, कभी हमें दुख ना पहुंचाए और हमेशा हमारी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। लेकिन जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर इंसान सीमाओं के साथ आता है, तो रिश्तों में समझ और सहनशीलता बढ़ती है। लेखक कहते हैं कि प्रेम परफेक्शन से नहीं, स्वीकार से गहरा होता है। इस भाग में ये भी समझाया गया है कि अपूर्णता को अपनाने से मन हल्का हो जाता है। तब हमें हर चीज़ को सुधारने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। हम चीज़ों को जैसा है वैसा रहने देना सीखते हैं और यही रहने देना भीतर की शांति को जन्म देता है। लेखक कहते हैं कि जब हम जीवन को बहुत गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं, तब वो ज़्यादा सहज हो जाता है।
अंत में रिचर्ड कार्लसन ये निष्कर्ष देते हैं कि जीवन की सुंदरता उसकी अपूर्णता में ही छिपी है। अगर सब कुछ परफेक्ट होता तो न सीख होती, न संवेदना और ना ही गहराई। जब हम ये मान लेते हैं कि अपूर्ण होना ही मानवीय होना है, तब भीतर एक गहरी स्वीकार्यता और शांति जन्म लेती है। यही इस भाग का सार है। परफेक्शन छोड़िए, अपूर्णता को अपनाइए, क्योंकि सुकून वहीं से शुरू होता है। भाग 14, क्षमा और माफ करने की शक्ति। इस भाग में रिचर्ड कार्लसन उस भावना की गहराई से चर्चा करते हैं जो हमारी मानसिक शांति का एक बहुत बड़ा स्तंभ है, क्षमा और माफ करना। लेखक बताते हैं कि मन में पिछले अपराधों, चोटों और झगड़ों को सहेज कर रखना केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हम दूसरों को बार बार याद दिलाते हैं, गुस्सा और शिकायत में फंसे रहते हैं और इसी कारण अपने जीवन में शांति को आने नहीं देते। लेखक समझाते हैं कि माफ़ करना किसी को सही या गलत न मानने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये अपने आप को आज़ाद करने का तरीका है। जब हम किसी को माफ़ करते हैं, तब हम न केवल उसके लिए बल्कि अपने लिए बोझ कम कर रहे होते हैं। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि भीतर की कटुता और नाराज़गी हमें स्थायी शांति से दूर रखती है और माफ़ करना इसे समाप्त करने का सबसे शक्तिशाली उपाय है। इस भाग में ये भी बताया गया है कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं है, बल्कि खुद के लिए भी ज़रूरी है। हम अक्सर खुद को पुरानी गलतियों के लिए दोषी ठहराते रहते हैं। लेखक बताते हैं कि जब हम अपने आप को माफ़ करना सीखते हैं, तब हमारी आत्मालोचना कम होती है और मानसिक संतुलन अपने आप बढ़ने लगता है। ये अभ्यास हमें ये एहसास दिलाता है कि हम इंसान हैं और इंसान होने का अर्थ है कभी कभी गलत होना। रिचर्ड कार्लसन उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं कि रिश्तों में माफ़ करना कितनी गहरी शांति ला सकता है। छोटी छोटी अनबन, गलती या झगड़े यदि समय रहते माफ़ नहीं किए जाते तो वे रिश्तों में दूरी और कड़वाहट पैदा करते हैं। लेकिन जब हम सचेत रूप से दूसरों की गलती को माफ़ कर देते हैं तो वो संबंध फिर से हल्का और मजबूत महसूस होने लगता है। इस भाग में ये भी समझाया गया है कि माफ़ करना एक क्षणिक निर्णय नहीं, बल्कि लगातार अभ्यास की मांग करता है। लेखक कहते हैं कि जब हम हर दिन छोटे छोटे नाराज़गी और चोटों को जाने देना सीखते हैं तो मन की अशांति अपने आप कम होने लगती है। ये एक तरह से मन की सफाई का तरीका है, जिससे हम पुराने बोझों से मुक्त हो जाते हैं। अंत में रिचर्ड कार्लसन ये निष्कर्ष देते हैं कि शांति और संतोष तब आता है जब हम न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी माफ़ करना सीखते हैं। क्षमा और माफ़ करने की शक्ति हमें भीतर हल्का बनाती है और जीवन को सरल तथा सुंदर महसूस कराती है। यही इस भाग का सार है। क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा उपहार है जो आप खुद को दे सकते हैं। भाग 15, अपने आप पर विश्वास और आत्मनिर्भरता। इस भाग में रिचर्ड कार्लसन उस मूलभूत सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो जीवन की शांति और सफलता का आधार है, अपने आप पर विश्वास और आत्मनिर्भरता। लेखक बताते हैं कि हमारे जीवन की अधिकतर चिंता और तनाव इस वजह से पैदा होते हैं कि हम खुद पर भरोसा नहीं करते। हम लगातार दूसरों की राय, मान्यता और पुष्टि की तलाश में रहते हैं। इससे हमारे मन में अस्थिरता और अनिश्चितता बनी रहती है। लेखक समझाते हैं कि आत्मविश्वास का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी से बेहतर हैं या हर काम में सफल होंगे। इसका मतलब ये है कि हम अपनी क्षमता और अपने फैसलों पर भरोसा रखते हैं। रिचर्ड कार्लसन कहते हैं कि जब हम ये भरोसा खो देते हैं तो छोटी छोटी असफलताएं भी हमें असंतोष और निराशा में डाल देती हैं। यही वजह है कि आत्मनिर्भरता का अभ्यास मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। इस भाग में ये भी बताया गया है कि आत्मनिर्भर होना दूसरों की मदद या सहयोग को नकारने का अर्थ नहीं है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि इसका अर्थ है कि हम दूसरों के निर्णय और प्रतिक्रिया पर अपनी खुशी निर्भर ना करें। जब हम अपने मूल्य और अपनी दिशा स्वयं तय करना सीख जाते हैं तो बाहर की परिस्थितियां या दूसरों के व्यवहार हमारे संतुलन को नहीं हिला पाते। रिचर्ड कार्लसन उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं कि जीवन में चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के बिना कठिन होता है, चाहे वो पेशेवर क्षेत्र हो, व्यक्तिगत रिश्ते हों या जीवन की अनिश्चित परिस्थितियां। आत्मनिर्भर व्यक्ति अपनी मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित रखता है। लेखक कहते हैं कि जब हम खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं तो डर और चिंता अपने आप कम होने लगती है। इस भाग में ये भी समझाया गया है कि आत्मविश्वास धीरे धीरे विकसित होता है। छोटे छोटे निर्णय लेने से लेकर अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करने तक हर कदम हमें मानसिक मजबूती और स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। लेखक कहते हैं कि ये अभ्यास हमें ये एहसास दिलाता है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं और परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हम उनका सामना कर सकते हैं।
अंत में रिचर्ड कार्लसन ये निष्कर्ष देते हैं कि जब हम अपने आप पर विश्वास करना सीख लेते हैं तब हमारी चिंता कम होती है, मानसिक शांति बढ़ती है और जीवन अधिक सरल और संतुलित महसूस होने लगता है। यही इस भाग का सार है। खुद पर भरोसा रखें, आत्मनिर्भर बने, क्योंकि यही शांति की असली कुंजी है। भाग 16, शांति का अंतिम संदेश और जीवन को सरल बनाना। इस अंतिम भाग में रिचर्ड कार्लसन अपने पूरे संदेश को एक साथ पिरोते हैं और बताते हैं कि सच्ची शांति और खुशी जीवन में कैसे बनी रहती है। लेखक का कहना है कि हमारी अधिकतर परेशानियां, तनाव और असंतोष हमारी सोच, आदतों और प्रतिक्रियाओं से पैदा होते हैं, न कि परिस्थितियों से। जब हम अपनी सोच को बदलना सीखते हैं, शांति को प्राथमिकता देना, अपेक्षाएं कम करना, वर्तमान में जीना, दूसरों को स्वीकार करना और खुद पर भरोसा करना, तब जीवन अपने आप सरल और संतुलित हो जाता है। लेखक ये समझाते हैं कि शांति कोई दूर का लक्ष्य नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम है। हर दिन हम ये चुन सकते हैं कि गुस्सा, डर और चिंता में फंसे या शांति, स्वीकार और कृतज्ञता अपनाएं। ये चुनाव छोटे छोटे क्षणों में किया जाता है, चाहे वो किसी के साथ बातचीत हो, किसी गलती को माफ करना हो, किसी चुनौती का सामना करना हो या बस अपनी सांस पर ध्यान देना हो। यही रोजमर्रा की आदतें हमारे भीतर स्थायी शांति का निर्माण करती हैं। रिचर्ड कार्लसन उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं कि जब हम हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं, अपरिपूर्णता को स्वीकार करते हैं, अपनी आंतरिक आवाज़ को शांत करते हैं और दूसरों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, तो जीवन अपने आप हल्का, सरल और खुशहाल महसूस होने लगता है। हमारी खुशियाँ बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की मानसिक स्थिति से आती हैं। लेखक का अंतिम संदेश ये है कि शांति पाने के लिए जटिल उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस अपनी सोच, प्रतिक्रिया और आदतों पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हर छोटा बदलाव, जैसे धैर्य रखना, कृतज्ञ रहना, दूसरों को माफ़ करना, अपनी अपेक्षाएं कम करना, हमारे जीवन में गहरी शांति ला सकता है। यही किताब का मूल सार है। शांति आपकी अपनी आदतों और दृष्टिकोण में छिपी है। और अब अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और किताबों के गहन सार और रहस्यों को सरल और विस्तार से आपके लिए लाऊं, तो हमारे चैनल या पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ आपको मिलेगी ज्ञान की वो चाबी जो आपके जीवन को सरल, संतुलित और शांति से भर देगी। सब्सक्राइब कीजिए और हर नई ज्ञान की कहानी सबसे पहले पाइए।